So now students, we will start topic video second part of chapter 12 nationalist movement and Mahatma Gandhi. So last lecture we have discussed about the different types of movement and contribution of Mahatma Gandhi ji in freedom struggle of India. सो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स हैं जो वो है गांधी सोशल रिफॉर्मर, साल्ट मार्च, सिग्निफिकेंस ऑफ साल्ट मार्च, गांधी इम्पैक्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट, एंड क्विट इंडिया मूवमेंट मेजर डेवलपमेंट इन द ईयर 1947 एंड लास्ट हेरोइक डेज। लाइक एवरीबॉडी, सो स्टार्ट करते हैं। गांधी जी क्या है कि गांधी जी एक सोशल रिफॉर्मर है। एज अ सोशल रिफॉर्मर्स गांधी जी ने अपने टाइम पीरियड में बहुत सारे सोशल रिफॉर्म किए। गांधी जी ने जितनी भी बुराइयां थी समाज में उनको सभी को क्रिटिसाइज किया और उनको बंद करने की भी उन्होंने काफ़ी कोशिश की और बंद करवा भी दी। राइट, लाइक जैसे चाइल्ड मैरिज है, चाइल्ड मैरिज होगी, विडो रीमैरिज है, उसको दोबारा उन्होंने प्रमोट किया। और अदर जैसे गर्ल्स को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था तो उसके खिलाफ भी महात्मा गांधी जी ने लोगों को समझाया। बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर किए उन्होंने। समाज में इक्वलिटी इस्टेब्लिश करने की बहुत ज़्यादा एफर्ट किए कि जो भी लोग हैं वो सभी एक ही जैसे हैं, सभी में इक्वलिटी है, सबका ब्लड एक है, ठीक है, सभी को भाईचारे के साथ रहना चाहिए, ठीक है, ये एकता में ही बल है, यूनिटी इज़ अ स्ट्रेंथ। गांधी जी ने बोला कि जैसे अगर हम यूनाइट हो गए तभी हम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको यहाँ से निकाल सकते हैं। तो गांधी जी ने बहुत लोगों को ये समझाया कि जैसे उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिम की एकता की बात करते हुए मोहम्मद अली, शौकत अली के साथ एक यूनाइट ग्रुप है जो बना के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है जो स्टार्ट किया। तो गांधी जी का ये मानना था कि जितने ज़्यादा हम यूनाइट होंगे उतना ही हम प्रभावशाली तरीके से वर्क कर सकते हैं और हम उतने ही ज़्यादा रिफॉर्म कर सकते हैं सोसाइटी में। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स महात्मा गांधी जी ने सोसाइटी में किए, लोगों को समझाया इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, इक्वलिटी में कितनी ताकत है, यूनिटी में कितनी ताकत है, इक्वलिटी ज़रूरी है यूनिटी के लिए। सो ऐसी बातें करके उन्होंने काफ़ी है जो सोशल रिफॉर्म सोसाइटी में किए। नेक्स्ट बात करते हैं साल्ट मार्च। अब साल्ट मार्च क्या है जी, साल्ट मार्च का सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। गांधी जी ने क्या किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया था। उसके बाद गांधी जी ने है जो अपना मूवमेंट है जो ऐसे स्टार्ट रखा। और उसके बाद 1928 में क्या हुआ था, 1928 में साइमन कमीशन आया था। ब्रिटिश में एक टॉरी गवर्नमेंट थी जिसने स्टार्ट किया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या डिसाइड करेगा इंडिया में आने वाला फ्यूचर, कि इंडिया का फ्यूचर कैसा होना चाहिए, साइमन कमीशन में वो चीज़ डिसाइड हुई। अब गांधी जी ने साइमन कमीशन का क्यों विरोध किया या दूसरे लीडर्स ने साइमन कमीशन का अगेंस्ट विरोध क्यों किया, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन पर्सन नहीं था, जितने भी थे सारे मेंबर्स वो इंग्लिश मेंबर थे। सो इस वजह से इसका विरोध किया गया और 1928 में बहुत ब्रॉड लेवल के ऊपर हड़तालें की गई, स्ट्राइक्स की गई, साइमन गो बैक ऐसे स्लोगन लगाए गए, नारे लगाए गए, जिसमें लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है जी। उनके ऊपर अटैक करती है पुलिस और लाठी चार्ज होता है जिसमें उनको इतना ज़्यादा मारा जाता है कि उनकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद फिर गांधी जी ने 11 डिमांड्स हैं जो लॉर्ड एरमन को दी लिख के, जिसमें उन्होंने बोला कि इनके ऊपर है जो हमें आज़ादी दी जाए, इनके ऊपर है जो हमें राइट्स दिए जाएं, जो भी 11 डिमांड्स उन्होंने लिख के दी थी। और अल्टीमेटम दिया कि अगर आप इन 11 डिमांड्स को नहीं पूरा करोगे तो हम एक बहुत बड़ा मूवमेंट है जो स्टार्ट करने वाले हैं। सो लॉर्ड एरमन ने इन डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया। अब उस टाइम में एक साल्ट है जो साल्ट के ऊपर है जो लॉ बना दिया गया, जिसमें क्या था कि अब कोई भी पर्सन है जो इंडिविजुअली साल्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर पाए, यानी कि मोनोपोली राइट लगा दिया गया कि सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट ही साल्ट को प्रोड्यूस कर सकेगी, अदर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो महात्मा गांधी जी ने को पता था, इवन सभी को पता है कि जो साल्ट है वो एक हमारे फूड की एसेंशियल आइटम है, तो इसके बिना तो किसी का भी गुजारा नहीं है। तो जब 11 डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया गया और साल्ट लॉ को भी वापस नहीं लिया गया तो महात्मा गांधी जी ने
साल्ट मार्च है जो वो स्टार्ट किया। अब साल्ट मार्च है जो स्टार्ट किया गांधी जी ने 1930 को साबरमती आश्रम से लेके गांधी जी ने अपने वॉलंटियर्स को लेके साल्ट मार्च है जो स्टार्ट किया, जिसमें उनके 78 वॉलंटियर और थे। और ये वॉलंटियर्स ने साबरमती आश्रम से गुजरात में जाके है जो साल्ट को प्रोड्यूस करना था। इट मीन्स 240 किलोमीटर की जो ट्रैवलिंग थी उन्होंने करनी थी पैदल। ठीक है जी। तो वो डेली है जो वो 24 किलोमीटर है वो चलते थे और ऐसे वो 40 डेज में है जो साबरमती गुजरात में जाके उन्होंने साल्ट है जो मैन्युफैक्चर किया वाटर को बॉयल करके। तो ऐसे महात्मा गांधी ने साल्ट मार्च निकाला और साल्ट मार्च इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जब भी वो रास्ते में चल रहे थे तो उसको गांधी जी को ज्वाइन करते थे। तो ये मूवमेंट था ये मूवमेंट का नाम क्या था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इट मीन्स हम जो भी लॉज हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ऐसे लॉ बनाएंगी जिससे आम लोगों का नुकसान होता है, कॉमन पर्सन को फ़ायदा नहीं होता, तो ऐसे लॉज को हम नहीं पूरा होने देंगे, उनको हम ब्रेक करेंगे। गांधी जी का ये कहना था इस मूवमेंट में, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, साल्ट मार्च में। उन्होंने लॉ को ब्रेक करके ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को बता दिया कि ऐसे लॉज हम नहीं मानेंगे। ठीक है जी। तो ये ऐसे गांधी जी ने सॉल्ट मार्च है जो वो स्टार्ट किया और सॉल्ट मार्च है जो वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया। अब सिग्निफिकेंस क्या था सॉल्ट मार्च का? सिग्निफिकेंस ये था कि इस मूवमेंट ने वर्ल्ड में, गांधी जी के इस मूवमेंट में को वर्ल्ड में फेमस हुआ ये मूवमेंट। यानी कि वर्ल्ड एक तरह से अवेयर हो गया कि अगर इनजस्टिस होगी किसी भी साथ तो ऐसे हम उसका विरोध कर सकते हैं। यूरोपियन, अमेरिकन सभी ने इस मूवमेंट को वॉच किया। ठीक है जी। वर्ल्ड स्फीयर में ऐसा हाल था और इंडियन लेवल के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी इस मूवमेंट के बाद कि अगर महात्मा गांधी जैसे मूवमेंट चलाएंगे तो हमारे लॉज हैं जो वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। ठीक है जी। तो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ ये मूवमेंट और बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली महात्मा गांधी जी को और सॉल्ट मार्च को, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को। हर सोसाइटी का सेक्शन है जो इसमें इन्वॉल्व होता जा रहा था, जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, क्योंकि हर एक पर्सन की अपनी अपनी इच्छाएं थी, अपनी अपनी होप्स थी और वो ये चाहते थे जैसे ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया तो इससे क्या होगा, हमारे इंटरेस्ट भी पूरे होंगे। चाहे वो रिच पीजेंट हैं, रिच बिजनेसमैन हैं, कॉमन वर्कर्स हैं, वुमेन्स हैं, सभी सेक्टर ने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और इसको सपोर्ट किया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी लॉर्ड इरविन पैक्ट। 1931 में लॉर्ड इरविन गांधी इरविन पैक्ट हुआ जिसमें गांधी जी को रिलीज किया गया, क्योंकि उसके बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था और बहुत सारे अदर जो उनके वॉलंटियर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और इरविन पैक्ट में है जो ये साइन किए गए थे कि नेक्स्ट टाइम है जो ऐसा मूवमेंट नहीं चलाया जाएगा। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें गांधी जी सेटिस्फाई नहीं हुए, फेल हो गई। इरविन ने इसमें क्या बोला था? इरविन ने इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट है जो वो डोमिनियन स्टेटस दे देगी आपको, कि इंडिया के ऊपर रूल है जो ब्रिटिश का रहेगा, बट अंडर जो अदर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इंडियन होंगे और इंडिया है जो सेम एज इट ब्रिटिश के अंडर ही वर्क करेगा। अब उस टाइम पे CR दास और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जी ने है जो स्वराज की डिमांड की। स्वराज मीन्स फुल इंडिपेंडेंस। और स्वराज में किस चीज़ की डिमांड की गई कि हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, और जिसके चलते हुए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने 26 जनवरी 1930 में इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया। ठीक है जी। इट मीन्स वो डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहते थे। वो क्या स्टेटस चाहते थे? वो चाहते थे स्वराज, कि हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें आधी फ्रीडम नहीं चाहिए, हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। तो इसकी डिमांड है जो की गई
स्वराज पार्टी के द्वारा जो बनाई गई थी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। राइट एवरीबॉडी। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जो ऐसे फेल होगी जिसमें ये डिसाइड नहीं हो पाया, ठीक है जी। तो उस टाइम के बाद फिर ये ऐसे ये सर्कमस्टांसेस चलते रहे और उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट है जो स्टार्ट किया गया। क्विट इंडिया मूवमेंट 1935 टू 1945 की क्या क्या इंसिडेंट हैं। 1935 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट एक्ट बना था। गवर्नमेंट एक्ट में क्या था, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट बना था जिसमें इंडियंस को रिप्रेजेंटेटिव देने की बात की गई थी कि इंडियन है जो रिप्रेजेंटेशन उनको मिलेगी, इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करेंगे। और इलेक्शन हुए और उसके बाद काफ़ी जो 11 में से 8 सीट्स हैं उनको मिली इंडियंस को, तो उनका जो स्टेटस है जो वो इम्पॉर्टेंट हुआ। फिर उसके बाद 1939 में क्या हुआ, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। अब इंडियंस ने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की बात की कि वी आर सपोर्टिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बट बिफोर ब्रिटिश गवर्नमेंट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद इंडियंस कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दे विल लीव द कंट्री, ब्रिटिशर्स लीव द कंट्री। बट ऐसा नहीं हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस प्रॉमिस को तोड़ दिया, ठीक है जी। वो इस मूवमेंट में उन्होंने इंडिया को नहीं छोड़ा और उसके बाद है जो क्विट इंडिया मूवमेंट है जो स्टार्ट किया, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ जिसमें इंडियन ने ब्रिटिशर्स को फोर्सफुली ये बोला कि आप देश छोड़ के चले जाओ, अदरवाइज हम आपको यहाँ नहीं रहने देंगे। तो ये था क्विट इंडिया मूवमेंट है जो ऐसे चलाया गया, इसके ये कारण थे, ये रीज़न थे, ठीक है जी। सो क्विट इंडिया मूवमेंट भी काफ़ी लॉन्ग चला जिसमें ये बोल सकते हैं हम कि एक तरह से इंडिया को फ्रीडम मिलनी थी। इसके बाद इस मूवमेंट के बाद इंडिया को फ्रीडम मिलनी थी। फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन है वो भेजा गया इंडिया में, बट वो फेल हो गया। और 1947 में 1947 टू 1947 में क्या हुआ, 1946 में है जो पाकिस्तान बनाया गया, जो रिवॉर्ड्स है वो स्टार्ट हो गए, यानी कि हिंदू मुस्लिम रिवॉर्ड्स हैं स्टार्ट हो गई, जिसमें मुस्लिम लीग ने डिमांड की सेपरेट कंट्री की। और सेपरेट कंट्री के चलते हुए एरिया बना दिया गया, रेड क्लिफ लाइन बनाई गई जिसमें इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड किए गए। अब ये इंडिया और पाकिस्तान में जो डिवीज़न हुई थी वो कोई क्लियर डिवीज़न नहीं थी, जिसको ऐसे बोला गया कि हिंदू हैं जो वो पाकिस्तान छोड़ दें और इंडियन हैं जो वो पाकिस्तान छोड़ दें, और मुसलमान हैं वो इंडिया छोड़ के पाकिस्तान चले जाएं। तो इस हफड़ा दफड़ी में एक तरह से रिवॉर्ड स्टार्ट हो गए, दंगे स्टार्ट हो गए, जिसमें बहुत लाखों लोग हैं जो मारे गए। सो ये त्रासदी हुई बहुत बड़ा एक हम ये बोल सकते हैं ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें लाखों लोग हैं मारे गए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। सो इंडिपेंडेंस है जो इतनी दुखदाई तरीके से मिली इंडिया को, पाकिस्तान को, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई, ठीक है जी। तो ऐसे पाकिस्तान डिज़ाइन किया गया, इंडिया और पाकिस्तान बना और इंडिया को फ्रीडम मिली। लास्ट हीरोइक डेज इसमें महात्मा गांधी जी के लास्ट डेज हैं जो गांधी जी ने 1947 को है जो सेलिब्रेशन नहीं किया इंडिपेंडेंस का, क्योंकि उनको ये लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग मारे गए हैं, तो ऐसी इंडिपेंडेंस को हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे। तो जहाँ पे भी फंक्शन हुए फ्लैग होस्टिंग के, महात्मा गांधी जी ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। कलकत्ता में महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है जी। और 1948 को है जो गांधी जी की डेथ हो गई, नथुराम गॉडसे ने गांधी जी को गोली मार दी, जिससे गांधी जी की डेथ हो गई। तो ऐसे हम ये बोल सकते हैं कि हीरो की जो है लाइफ हिस्ट्री है जो ख़त्म हो गई, कंप्लीट हो गई। सो ऐसे उन्होंने फ्रीडम है जो इंडिया की दिलाई। सो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस उन्होंने अपनी लाइफ में फेस किए, बहुत मूवमेंट चलाए और काफ़ी कुछ देखा और काफ़ी कुछ सहा। तो हम ये बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहने का ये मोटिव है कि उन्होंने एक तरह से नेशन को मेक किया, इंडिया को फ्री कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल, ग्रेट रोल है जो महात्मा गांधी जी ने प्ले किया। राइट एवरीबॉडी। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने
काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया महात्मा गांधी जी के बारे में डिटेल में हमने डिस्कशन ले ली, टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए पूरे चैप्टर की। तो होप है आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा और आज इसके साथ आपने एनसीईआरटी बुक को भी थॉरली रीड करना है और आफ्टर दैट वर्कशीट्स नोट्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। राइट एवरीबडी, सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।